नमस्कार। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं आई के त्रिपाठी। आज भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था के आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हमें चर्चा करनी है। वो क्या है? प्रधानमंत्री का पद। और प्रधानमंत्री के पद से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान हैं, जो कुछ परंपराएं हैं, इस पे चर्चा करनी है। इससे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी परीक्षाएं, जो भी परीक्षा आप देते हैं उसमें इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम इसको समझ लें कि भारत में प्रधानमंत्री का पद किस तरह का पद है, कहाँ से हमने प्रधानमंत्री के पद को लिया है, और उस पद की शक्तियाँ और विशेष महत्व क्या है, और इसके संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान हैं और जो परंपराएं पड़ गई हैं वो किस तरह की हैं। तो आइए शुरुआत करें। वास्तव में क्या स्थिति है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली, और संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ ही होता है कि दो तरह की कार्यपालिका है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक कार्यपालिका। इसमें इसका मतलब क्या होता है? नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है कि ऐसी कार्यपालिका जिसमें सभी कार्यकारी शक्तियां निहित होती हैं, लेकिन उसका प्रयोग वो स्वयं नहीं करते। उसका प्रयोग जो कार्य संस्था करती है उसे कहा जाता है वास्तविक कार्यपालिका। भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है, और अनुच्छेद 53 में उल्लेख क्या है कि सभी कार्यकारी शक्तियां, अनुच्छेद 53 में क्या उल्लेख है कि सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वे स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेंगे। यद्यपि क्या स्थिति है कि भारत के संविधान में अधीनस्थ अधिकारी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 74 में क्या प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 74 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 74 अनिवार्य है, अर्थात भारत में मंत्रिपरिषद हमेशा रहेगी। और न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत में राष्ट्रपति की राय का मतलब होता है मंत्रिपरिषद की राय, अर्थात सारी शक्तियां भले ही राष्ट्रपति में निहित हैं, लेकिन उनका प्रयोग कौन करेगा? मंत्रिपरिषद करेगा। मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। यद्यपि 44वें संविधान संशोधन से ये प्रावधान कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि अनुच्छेद 74 अनिवार्य है। इसका मतलब है मंत्रिपरिषद हमेशा रहेगी। मंत्रिपरिषद विहीन देश कभी नहीं रह सकता है, और क्योंकि मंत्रिपरिषद में ही वास्तविक शक्तियां हैं, राष्ट्रपति में नाम मात्र की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति में वो शक्तियां निहित हैं, लेकिन उसका प्रयोग मंत्रिपरिषद को करना है। दूसरी बात है, मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए राष्ट्रपति एक तरह से देखा जाए तो बाध्य हैं, क्योंकि अधिक से अधिक एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, फिर नहीं। और इसी अनुच्छेद 74 में क्या लिखा गया है कि इस मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो अब दिमाग में तुरंत आता है कि इसका अर्थ है कि भारत में जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था के केंद्र में प्रधानमंत्री है। अब
अगला प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि प्रधानमंत्री का पद हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से प्रेरणा मिली हमें कि हम अपने देश में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था करें और ऐसी शासन व्यवस्था को विकसित करें। तो इस पे देख लें, ये हमने लिया है ब्रिटेन से। और इंग्लैंड में प्रधानमंत्री का पद जो अस्तित्व में आया, इंग्लैंड से हमने प्रधानमंत्री या शासन, संसदीय शासन व्यवस्था ली, तो प्रधानमंत्री का पद भी वहीं से प्रेरित है, इंग्लैंड से। और इंग्लैंड में प्रधानमंत्री का पद जो अस्तित्व में आया, वो किस तरह से अस्तित्व में आया, इसको जरा समझ लें हम। वास्तव में प्रधानमंत्री का पद पहले नहीं होता था, और ये पद एक तरह से, इसकी शुरुआत अगर देखी जाए तो एक मजाक से हो गई, एक हल्के फुल्के माहौल से हो गई। कैसे? इंग्लैंड के सम्राट हुए, दो सम्राट के नाम हम ले लें, एक जॉर्ज प्रथम और दूसरे जॉर्ज द्वितीय। जॉर्ज द्वितीय, जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय ऐसे सम्राट थे इंग्लैंड के जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी, इनको जर्मन आती थी। और इंग्लैंड में क्या व्यवस्था थी कि इंग्लैंड में सम्राट मंत्रियों की बैठक करते थे, और मंत्रियों की बैठक जहां करते थे वो उनके शयन कक्ष या बेडरूम के बगल का कमरा होता था। और इंग्लैंड में सम्राट के बेडरूम के बगल के कमरे को कहा जाता था कैबिनेट, इसे कहा जाता था कैबिनेट। और इसी कैबिनेट में वो मंत्रियों की बैठक करते थे, इसलिए मंत्रियों के समूह को कैबिनेट कहा जाने लगा। ये व्यवस्था इस तरह से आई, कैबिनेट कहा जाता था उस समय सम्राट के बेडरूम के बगल का जो कमरा होता था उसे कहा जाता था कैबिनेट, और वहां पर वो मंत्रियों की बैठक करते थे, और इसीलिए मंत्रियों के समूह को कैबिनेट कहा जाने लगा। अब क्या स्थिति हुई कि जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय को इंग्लिश नहीं आती थी और इनको जर्मन आती थी, तो ये मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करने नहीं जाते थे, बल्कि एक मंत्री थे रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल एक मंत्री थे, रॉबर्ट वालपोल। और ये रॉबर्ट वालपोल को कह देते थे कि आप इस मंत्री परिषद की, मंत्रियों के समूह की बैठक जो होगी उसकी अध्यक्षता कर दीजिए। तो रॉबर्ट वालपोल ऐसे मंत्री थे जिनको अंग्रेजी तो आती ही थी क्योंकि अंग्रेज थे, इनको जर्मन भी आती थी, तो मंत्रियों के बीच में बैठ के बैठक की अध्यक्षता करते थे, और जो कुछ भी निर्णय होता था उस निर्णय से जर्मन भाषा में सम्राट को समझा देते थे। तो रॉबर्ट वालपोल को अन्य मंत्री प्राइम मिनिस्टर कहने लगे, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। तो रॉबर्ट वालपोल बल्कि इसका विरोध करते थे कि हमें प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर क्यों कहा जा रहा है, लेकिन ये बैठक की अध्यक्षता करते थे तो इन्हें प्राइम मिनिस्टर कहा जाने लगा। आगे चलकर धीरे धीरे ये व्यवस्था अस्तित्व में आने लगी कि कोई एक जो सीनियर मंत्री होता था वो बैठक की अध्यक्षता करने लगा। लेकिन यहाँ तक प्रधानमंत्री का पद जो था वह संस्थागत रूप नहीं लिया था, यहाँ केवल कहा जाता था, रॉबर्ट वालपोल को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का पद संस्थागत नहीं हुआ था। तो अब आगे स्थिति क्या आई कि 1878 में प्रधानमंत्री का पद संस्थागत हो गया, और बेकन्सफील्ड वहां के पहले प्रधानमंत्री बने, बेकन्सफील्ड। और फिर यह व्यवस्था चलने के लिए, और उस समय तक क्या स्थिति थी कि प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रियों में प्रथम होते थे, जो मंत्रियों का समूह होता था उसमें से प्रथम होते थे, और वो बैठक की अध्यक्षता करते थे, लेकिन उस समूह के या मंत्रिमंडल के वो हेड नहीं होते थे। लेकिन धीरे धीरे आगे चलते हुए क्या स्थिति हुई कि प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ती गईं। शक्तियों के बढ़ने के कई कारण हैं, उन कारणों पे अभी हम आगे चर्चा करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ती गईं और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान बनता गया, अध्यक्ष बनता गया, और सारी शक्तियां प्रधानमंत्री में ही केंद्रित होती गईं। और इसीलिए
जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा? आइवर जेनिंग्स ने कहा प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी सौर मंडल का सूर्य है। अर्थात मंत्रिमंडल अगर को हम सौर मंडल मान लें तो उसका हेड, उसका सूर्य प्रधानमंत्री है। अर्थात जिस तरह से सूर्य से सारे ग्रहों उपग्रहों को प्रकाश और ऊर्जा मिलती है, उसी तरह से और केंद्रीय स्थान होता है सूर्य का सौरमंडल में, उसी तरह प्रधानमंत्री का केंद्रीय स्थान होता है मंत्रिमंडल में। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा? प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी सौर मंडल का सूर्य है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी सौर मंडल का सूर्य है। हेराल्ड लॉस्की ने क्या कहा था? हेराल्ड लॉस्की ने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसी धुरी है, धुरी क्या होती है? जिसके चारों तरफ पहिया घूमता है, वो धुरी। तो हेराल्ड लॉस्की ने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसी धुरी है जिसके चारों ओर प्रशासनिक मशीनरी घूमती रहती है। प्रधानमंत्री ऐसी धुरी है जिसके चारों ओर प्रशासनिक मशीनरी घूमती रहती है। और डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यदि हमें भारत के किसी कार्यकारी की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से करनी है तो वह केवल प्रधानमंत्री होगा, कोई अन्य पद नहीं, अर्थात राष्ट्रपति नहीं। अर्थात भारत में प्रधानमंत्री की स्थिति ठीक वैसे ही दिखाई देती है जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति की। और ये दो रूपों में बात समझी जा सकती है। एक तो क्या है कि सामान्य रूप से हम समझते हैं कि जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति सत्ता का केंद्र बिंदु है, सारी शक्तियां उसमें निहित हैं और उनका प्रयोग वही करता है। उसी तरह भारत में सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करती है। लेकिन वर्तमान समय में लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, इसलिए उसका मंत्रियों पे प्रभाव अधिक होता है और मंत्रियों की नियुक्ति और उनकी पद से बर्खास्तगी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही करते हैं। इस कारण भी मंत्रियों पर प्रभाव प्रधानमंत्री का होता है। अर्थात प्रधानमंत्री सारी शक्तियों का प्रयोग करता है, अर्थात सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। एक तो इस रूप में समझ लेते हैं। और दूसरा, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जिस तरह से होता है, कमोवेश उसी तरह से, उसी पैटर्न पे अब भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव होने लगा। क्योंकि अमेरिका में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक इलेक्टोरल कॉलेज बन जाता है और वो इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति का चुनाव करता है और उस इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों का चुनाव वहाँ की जनता राष्ट्रपति प्रत्याशी के नाम पर करती है। अर्थात लोगों को ये पता होता है कि हम इस प्रतिनिधि को चुन रहे हैं तो ये प्रतिनिधि अमुक व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए वोट देगा, अमुक व्यक्ति की तरफ से ये प्रत्याशी है। अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव वहां प्रत्यक्ष रूप से सिद्धांत होता है, लेकिन व्यवहारता क्या है, वह कुछ अप्रत्यक्ष हो जाता है। वास्तव में क्या स्थिति रहती है, राष्ट्रपति पद के जो प्रत्याशी होते हैं उनकी तरफ से प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं और प्रतिनिधि जब जीतते हैं तो वो प्रतिनिधियों का समूह इलेक्टोरल कॉलेज बनाता है और वो राष्ट्रपति को चुन लेता है। लेकिन ये पहले से पता रहता है कि इस व्यक्ति को चुनने से अमुक व्यक्ति को हम राष्ट्रपति बना देंगे, ये अमेरिका की जनता जानती है। और भारत में भी स्थिति क्या होती जा रही है कि वर्तमान समय में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो लोकसभा के चुनाव में ये देखा गया है कि लोग प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार को ध्यान में रख के अपने लोकसभा के प्रतिनिधि को चुनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अर्थात इस तरह की अब एक व्यवस्था जो कि सिद्धांत नहीं है, संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं है, लेकिन यह एक
प्रक्रिया में आती जा रही है कि लोग प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी को ध्यान में रखकर ही अपने लोकसभा के सदस्य को चुनने की विचार करते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने जो बात कही थी वो दोनों रूपों में दिखाई देने लगी है। अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना करने पे हम पाते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री सारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, और दूसरी दिखाई देने लगी है कि अब लोकसभा सदस्यों का चुनाव न करके सीधे प्रधानमंत्री को ध्यान में रखकर चुनाव किए जाने लगे हैं। ये ट्रेंड पकड़ता जा रहा है। इस तरह की स्थितियां दिखाई देने लगी हैं, यद्यपि इसका संवैधानिक प्रावधान नहीं है, इसको हम समझ लें। लेकिन इस तरह की अब परंपरा क्या कहते हैं इसको, कहें ट्रेंड विकसित होने लगा है। तो अब हम ये देख लें कि भारत में जो प्रधानमंत्री का पद है वो तो हमने लिया है इंग्लैंड से, और ये प्रधानमंत्री पद किस तरह का है, इसके लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है और कैसे कैसे प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं, इन सारी चीज़ों को समझ लें। इसके लिए हमें 2 अनुच्छेद देखने होंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 74 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे तथा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। यहां पे लिखा अनुच्छेद 75 में कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। अब ये बात स्पष्ट नहीं होती कि ये किसे नियुक्त करेंगे, राष्ट्रपति किससे प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। तो ये व्यवस्था क्या है कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री क्यों नियुक्त करते हैं? क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होगा उसे प्रधानमंत्री इसलिए नियुक्त किया जाता है कि तभी मंत्रिपरिषद में लोकसभा का विश्वास रहेगा। अन्यथा क्या होगा कि मंत्रिपरिषद में लोकसभा का विश्वास ही नहीं रहेगा। इस कारण लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लेकिन अब एक बात आती है कि अगर किसी भी दल को बहुमत ना मिले तो क्या व्यवस्था होगी? इसके लिए प्रावधान ये किया गया कि जो ये बहुमत होता है, बहुमत सदन के भीतर साबित करना होता है। बहुमत सदन के बाहर साबित करने की बाध्यता नहीं होती। न्यायालय ने इस पर डिसीजन भी दे दिया है कि बहुमत सदन के भीतर साबित करना होगा। तो अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला तो फिर राष्ट्रपति के विवेक पर यह निर्भर करता है कि वे किसे ये मानते हैं कि कौन लोकसभा में बहुमत साबित कर सकता है। तो परंपराएं ये पड़ गई कि अगर एक दल को बहुमत मिल गया तब तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। उस समय राष्ट्रपति के पास में बड़ी आसान स्थितियां रहती हैं। जो बहुमत दल है उसने जिसको अपना नेता चुन लिया उसे वे प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे और प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला देंगे। लेकिन अगर किसी दल को बहुमत नहीं मिला तो फिर राष्ट्रपति देखते हैं कि चुनाव के पहले कोई अगर गठबंधन हुआ है, चुनाव के पहले अगर कोई गठबंधन हुआ है तो इस गठबंधन के नेता को, कोई भी अलायंस हुआ है जो चुनाव के पहले हुआ है, तो उस अलायंस या उस गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। और अगर चुनाव के पहले कोई गठबंधन नहीं हुआ है और किसी भी गठबंधन में ये नहीं दिखाई दे रहा है कि वो बहुमत में है, तो फिर राष्ट्रपति के विवेक पर यह निर्भर करता है कि वे सबसे बड़ी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करें या फिर वो ये निर्धारित करें कि कई अन्य पार्टियां मिलकर एक नेता चुन रही हैं और वे बहुमत सिद्ध कर देंगे लोकसभा में, वे फिर उसे चुन सकते हैं। लेकिन इस स्थितियों में राष्ट्रपति का विवेक काम करता है। राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले सकते हैं। तो भारत में कई प्रधानमंत्री ऐसे नियुक्त हुए हैं जिन्होंने बाद में सदन में बहुमत साबित किया। बहुमत साबित करने के पहले ही उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। उनके दलों को बहुमत नहीं मिला था और
उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद लोकसभा में अपना बहुमत साबित किया। जैसे एक उदाहरण के रूप में देख लें, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, इनको जब 1979 में प्रधानमंत्री बनाया गया तो इनके पास बहुमत नहीं था और इन्होंने लोकसभा में अपना बहुमत साबित करने के पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। और विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिंह राव जब 1991 में प्रधानमंत्री बने थे तो उनके पास भी बहुमत नहीं था। पीवी नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी जब 1996 में प्रधानमंत्री बने तो उनके पास में भी बहुमत नहीं था। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी भारतीय जनता पार्टी और उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सबसे बड़े दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री नियुक्त किया था और उनकी सरकार केवल 13 दिन चली थी। 13 दिन में वो सरकार विश्वास प्रस्ताव नहीं जीत पाई और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में त्यागपत्र दिया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी, इन्हें भी 1996 में बहुमत के बिना ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था और सदन में बहुमत साबित करने के जिम्मेदारी दी गई थी। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन चली, उसके बाद में ये सरकार गिर गई। फिर एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, इनके पास भी उस समय बहुमत नहीं था। फिर एचडी देवगौड़ा के बाद में 1997 में इंदर कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने थे, उस समय उनके पास भी बहुमत नहीं था। और फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जब फिर से प्रधानमंत्री बने तो उस समय भी प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते समय उनकी पार्टी को बहुमत नहीं था, सदन में बहुमत साबित किया गया था। तो इस तरह से जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि वे चुनाव पूर्व गठबंधन अगर कोई है तो उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, अन्यथा ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो बहुमत साबित कर सके लोकसभा में। अब एक ये व्यवस्था आ गई कि प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए जाते हैं इस तरह से, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 में ये प्रावधान किया गया कि लोकसभा की किसी भी प्रधानमंत्री या मंत्री के लिए अनिवार्य होगा कि वे या तो संसद के सदस्य हों या 6 माह के भीतर संसद के सदस्य बने। यहां पर क्या उल्लेख किया गया है कि मंत्री और प्रधानमंत्री 6 माह के भीतर संसद के सदस्य बनने चाहिए, अर्थात प्रधानमंत्री के लिए ये अनिवार्य नहीं है कि वे लोकसभा के ही सदस्य हों। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं या राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। ये बाध्यता नहीं है कि वे लोकसभा के सदस्य हों, जबकि इंग्लैंड में प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक है कि वो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर हों, लेकिन भारत में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होना अनिवार्य है। भारत में कई ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो राज्यसभा के सदस्य रहे, जैसे एचडी देवगौड़ा, कुछ समय तक श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री रहे। हाँ, ये बात अवश्य है कि अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं तो उस स्थिति में अगर उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो वे अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट नहीं दे सकेंगे क्योंकि वे लोकसभा के सदस्य नहीं हैं। अब एक बात आती है कि प्रधानमंत्री की आयु कितनी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु या अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। इस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है विद्यार्थियों को। भारत के संविधान में प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु या अधिकतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है, ना ही न्यूनतम आयु का उल्लेख है और ना ही अधिकतम आयु का उल्लेख है। संविधान में
कहीं उल्लेख नहीं है, ना न्यूनतम आयु ना अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। लेकिन 25 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। अब किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। अर्थात अगर कोई प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाए तो वो कम से कम 25 वर्ष का होगा, तब वो लोकसभा सदस्य बन सकता है, और अगर इससे भी कम है तो लोकसभा सदस्य नहीं बन सकता। इसी कारण भारत के संविधान में प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु का उल्लेख न होते हुए भी 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अब एक बात और आती है कि क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए अधिकतम आयु का प्रावधान किया गया है? तो ऐसा नहीं है। ना तो भारत के संविधान में अभी तक कोई ऐसा प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री के लिए अधिकतम आयु क्या होगी, और ना ही अभी तक कोई ऐसी परंपरा पड़ी है कि आयु के आधार पर किसी प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया है कि अब हमारी आयु निश्चित आयु से अधिक हो गई और अब इस कारण इस पद पर हम इतनी आयु तक ही बने रहेंगे। ऐसी भी अभी तक परंपरा प्रधानमंत्री पद के संदर्भ में नहीं आई है। तो प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु का कोई प्रावधान भारत के संविधान में नहीं किया गया। अब एक बात आती है कि प्रधानमंत्री भारत में जो बने वो कौन कौन से थे, संक्षेप में थोड़ा सा समझ लें, फिर उनकी शक्तियों को समझ लेंगे। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वे जवाहरलाल नेहरू थे, और जवाहरलाल नेहरू ही ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनका कार्यकाल सबसे अधिक लंबा है। 15 अगस्त 1947 को ये भारत के प्रधानमंत्री बन गए और ये 1964 तक अपने पद पर बने रहे। 1964 तक ये प्रधानमंत्री पद पर रहे। जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कुछ समय तक गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, वे पूर्णकालिक प्रधानमंत्री नहीं थे। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन पूर्णकालिक प्रधानमंत्री वे फिर नहीं बने। और लाल बहादुर शास्त्री के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी और श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1977 तक प्रधानमंत्री रहीं और 1977 में फिर मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बन गए थे और मोरारजी देसाई 77 से लेकर 1979 तक प्रधानमंत्री रहे और 1979 से 80 तक प्रधानमंत्री रहे थे चौधरी चरण सिंह, और फिर 1980 से 84 तक 31 अक्टूबर 1984 तक श्रीमती इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री रहीं। तो इस तरह से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1984 तक रहीं और इनके बाद बीच में मोरारजी देसाई बने थे प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे। चौधरी चरण सिंह, और चौधरी चरण सिंह के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बन गई थी और इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई। उसके बाद में राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और राजीव गांधी 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। और राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। यहाँ जगह कम है, हम आगे लिख दे रहे हैं। वीपी सिंह 1989 से 1990 तक प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद चंद्रशेखर
भारत के प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर 1991 तक प्रधानमंत्री रहे। 1991 में पीवी नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री बन गए। पीवी नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री बने और पीवी नरसिंह राव 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री रहे। फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। और अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में प्रधानमंत्री बने और उनका कार्यकाल पहली बार केवल 13 दिन का रहा। फिर उसके बाद वो 1998 में प्रधानमंत्री बने और लगभग एक वर्ष, उससे कुछ कम समय, लगभग एक वर्ष का उनका कार्यकाल रहा और एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। और 1999 में फिर जब चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री बने और 2004 तक रहे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जब 1996 में उन्होंने त्यागपत्र दिया तो फिर HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने और 1996 से 97 तक प्रधानमंत्री रहे। फिर इंदर कुमार गुजराल 97 से 98 तक प्रधानमंत्री रहे। तो उनके नाम भी लिख दें हम, HD देवगौड़ा, HD देवेगौड़ा, हरदन हल्ली डोड्डा गौड़ा देवेगौड़ा इनका पूरा नाम था। और फिर इंदर कुमार गुजराल, इंदर कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। और जैसे कि हमने आपको बताया 1998 तक इंदर कुमार गुजराल प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 98 से 99 तक अटल बिहारी वाजपेयी और फिर 99 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। और 2004 के बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और ये 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। और उसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और 2014 से वर्तमान समय तक प्रधानमंत्री हैं। तो भारत में इतने प्रधानमंत्री हुए, सबके नाम लिखे हैं और इस पे बहुत ये संक्षेप में चर्चा है। एक आपकी सामान्य समझ विकसित करना है। इस पे विस्तृत, व्यापक और गहन चर्चा हम अपनी अगली क्लासेस में करेंगे, जिस पे एक एक टॉपिक पे विस्तार से चर्चा की जाएगी। यहाँ पर एक सामान्य जानकारी आपकी इस विषय पर हो जाए, इसके लिए ये क्लास है। तो अब ये जो प्रधानमंत्री भारत के हुए, इनमें से सबसे लंबा कार्यकाल हुआ जवाहरलाल नेहरू का और एक कार्यकाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल हुआ अटल बिहारी वाजपेयी का 13 दिन का। ये ध्यान रखिएगा, इनका कार्यकाल केवल 13 दिन का रहा था। और चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कि प्रधानमंत्री के रूप में कभी लोकसभा में नहीं गए। आप कभी कभी पढ़ते हैं कि कौन प्रधानमंत्री कभी सदन में नहीं गए, तो ऐसा नहीं कि चौधरी चरण सिंह कभी सदन में नहीं गए थे, सदन में तो जाते थे, उनका लंबा संसदीय जीवन रहा, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में वे कभी लोकसभा का सामना नहीं किए। उन्होंने विश्वास मत हासिल करने के पहले ही त्यागपत्र दे दिया और फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कुछ समय तक कार्य करते रहे। और फिर जब चुनाव हुए तो श्रीमती इंदिरा गांधी फिर 1980 में प्रधानमंत्री बन गई। अब इनमें से आप ये देख रहे हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का और एक कार्यकाल सबसे छोटा अटल बिहारी वाजपेयी का। कुछ ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो पहले किसी न किसी प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके थे, जैसे मोरारजी देसाई बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री रहे थे। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के, बीपी सिंह उत्तर प्रदेश के, पीवी नरसिंह राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और HD देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। तो इतने प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो कि किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री पहले रह चुके थे। और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कभी ना तो कहीं मुख्यमंत्री रहे थे और ना कभी मंत्री रहे थे, वे सीधे प्रधानमंत्री हुए थे। भारत में केवल एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हुई, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो भारत में ये प्रधानमंत्री हुए। अब हम देख लें कि भारत में जो प्रधानमंत्री का पद है वो इतना शक्तिशाली क्यों है, उसके संवैधानिक प्रावधान क्या हैं और वो
किन वो व्यवस्थागत में क्या स्थितियां हैं जिसके कारण प्रधानमंत्री का पद बहुत ही अधिक शक्तिशाली है। तो वास्तव में देखें अनुच्छेद 75(1) में क्या लिखा है। अनुच्छेद 75(1) में लिखा है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री का अधिकार बहुत ही व्यापक हो जाता है। और जब प्रधानमंत्री का अधिकार बहुत व्यापक हो जाता है तो फिर क्या स्थिति होगी, मंत्री एक तरह से अपने मंत्री पद के लिए प्रधानमंत्री की कृपा पर हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री का यह विशेषाधिकार होता है कि वो किसे मंत्री बनाएं और किसे मंत्री ना बनाएं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रखिएगा, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। प्रधानमंत्री जिसे चाहे उसे मंत्री बना सकते हैं और जिसे चाहे उसे मंत्री ना बनाए। ये इस पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ये उनका विशेषाधिकार होता है। दूसरी बात क्या है, अनुच्छेद 75(2) में क्या लिखा है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। मंत्री राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत अर्थात राष्ट्रपति की कृपा पर, राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। अर्थात राष्ट्रपति की कृपा तक राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन वास्तव में व्यवहार में ये प्रधानमंत्री के प्रासाद पर्यंत हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही मंत्रियों की नियुक्ति होती है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही किसी मंत्री की बर्खास्तगी होती है। अर्थात किसी भी मंत्री के मंत्री पद पर रहने में सबसे बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री की हो जाती है। तो ये एक स्थिति ये रहती है। अनुच्छेद 74 में क्या प्रावधान है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अर्थात ये संवैधानिक रूप से भी एक तरह से मान लिया गया है कि मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अब एक बात आती है, ये तो संवैधानिक प्रावधान है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि वास्तव में प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। अर्थात बहुमत, लोकसभा का बहुमत प्रधानमंत्री के साथ होता है। इसी कारण प्रधानमंत्री इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो जिसे चाहे मंत्री बनाए और जिसे चाहे मंत्री पद से हटा दें। और कई बार स्थिति होती है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अगर जनता में बहुत अधिक है तो प्रधानमंत्री और पावरफुल हो जाते हैं और शक्तियां वहां तक उनके तक केंद्रित हो जाती हैं। तो अब प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या क्या हैं देख लें हम। वास्तव में क्या रहता है कि प्रधानमंत्री सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां करते हैं, सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जैसे मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति, और प्रधानमंत्री जितनी मंत्रिमंडल की जितनी समितियां होती हैं सबके अध्यक्ष होते हैं और नियुक्ति समिति के भी अध्यक्ष होते हैं। अर्थात सारी नियुक्तियां प्रधानमंत्री की इच्छा पर ही निर्भर करती हैं। दूसरी बात क्या होती है कि प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने का अर्थ होता है पूरी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र देना। अर्थात मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के साथ ही जीवित रहती है। तीसरी बात क्या होती है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सारे प्रशासनिक और विधायी निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति तक पहुंचाते हैं। अर्थात प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच सेतु का कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की शक्तियां अपने आप बढ़ जाती हैं, उनका पद बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और भारत में प्रधानमंत्री का पद बेहद गरिमामय पद है, बेहद महत्वपूर्ण पद है और बहुत ही शक्तिशाली पद है। संविधान के प्रावधानों और परंपराओं दोनों के द्वारा ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली बन चुका है। और आज एक बात कही जाती है कि भारत में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पद अगर कोई है तो प्रधानमंत्री का पद होता है। इसके साथ विधायिका के संदर्भ में देख लें। विधायिका के संदर्भ में क्या स्थिति होती है, संसद का सत्र बुलाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति स्वविवेक से संसद का सत्र नहीं बुला सकते, बल्कि वे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ऐसा करते हैं। वास्तव में मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल
पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण रहता है। इस कारण ये माना जा सकता है कि वे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर संसद का सत्र बुलाते हैं। अर्थात संसद का सत्र कब आयोजित होगा, इसमें प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत अधिक हो जाती है। इससे भी स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री का पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। अगली बात क्या होती है कि अगर लोकसभा को भंग करना है तो हमारे यहाँ जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों के अनुसार और परंपराओं के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लोकसभा को राष्ट्रपति भंग करेंगे। बिना प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकते। और अब यह परंपरा के रूप में भी आ गया है कि अगर प्रधानमंत्री लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव में भी हार जाते हैं तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को भंग करेंगे, बशर्ते कि नई सरकार के गठन की संभावनाएं समाप्त हो गई। अर्थात अगर नई सरकार नहीं बन सकती और लोकसभा को भंग करके नया चुनाव कराना है तो भी राष्ट्रपति स्वविवेक से ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पे करेंगे। तो प्रधानमंत्री का पद जो है वो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यापक पद बन गया है और इस पे हमने आज चर्चा की। और इस चर्चा में हमने प्रधानमंत्री से संबंधित प्रावधानों और परंपराओं को संक्षेप में समझा और इसका उद्देश्य केवल ये था कि आपकी एक सामान्य जानकारी, सामान्य समझ इस पर विकसित हो जाए और प्रधानमंत्री के टॉपिक से जो प्रश्न बने उनको आप कुछ हद तक करने में सफल हों, उसके में आप सक्षम हो जाएं। लेकिन इस पर विस्तृत, व्यापक, गहन अध्ययन हमें अपनी अगली क्लासेस में करना है, जिसमें एक एक टॉपिक, इसके अंदर जो सब टॉपिक होंगे उन पे हमें बहुत ही विश्लेषण करके अध्ययन करना है। तो ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य कर दें, शेयर कर दें अधिक से अधिक लोगों को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंचते रहेंगे। थैंक यू।